नॉर्थ कोरिया इसी दुनिया में, इसी धरती पर एक ऐसा देश है जिसके अंदर से खबरें बहुत कम आती हैं और जब भी आती हैं बहुत छन छन कर आती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ एक शख्स है, एक डिक्टेटर, एक रूलर, जिसका नाम है किम जोंग उन। छोटे से कद का, गोल मटोल। उस देश में उस कहा हर शब्द कानून होता है और उस देश से जो भी बाहर भागने की कोशिश करता है उसका अंजाम मौत या फिर मौत से बदतर जिंदगी होती है। आज की कहानी उसी नॉर्थ कोरिया की कहानी है। कहानी बेहद अफसोसनाक। इस नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं। सरकारी फरमान, वहाँ के अफसरान और किम जोंग उन की मर्जी के साथ ही वो सांस लेते हैं। हर चीज, सोने से लेकर उठना, खाना पीना, क्या पहनना है, कैसे रहना है, किस तरह के हेयर स्टाइल होंगे, पैदल चलना है, गाड़ी में चलना है, मतलब हर छोटी छोटी बातों के लिए गाने सुनने हैं कि नहीं, फिल्में बाहर के देख नहीं सकते, मनोरंजन जो भी करेंगे वो सब दायरे में रहकर। हर चीज पर पहरा है, सांस तक पर पहरा है इस देश में। तो ऐसे देश में कोई भी रहना नहीं चाहेगा, निकलना चाहेगा, क्योंकि उसे घुटन महसूस होती है। और आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जब नॉर्थ कोरिया से बाहर निकली, किस हालात में निकली और बाहर आने के बाद उसने दुनिया के सामने जो सच रखा वो सच रोंगटे खड़े करने वाला है। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है योनमी पार्क। योनमी पार्क नॉर्थ कोरिया के रहने वाली एक लड़की। उम्र इसकी बहुत कम थी जब इसे एहसास हो गया था कि इस देश में जीना कितना मुश्किल काम है। एक नॉर्थ कोरिया में जगह है हेसान। इसी हेसान में इसका जन्म हुआ। घर में माँ बाप, एक बहन। बाप क्योंकि चाइना बॉर्डर के करीब ये इलाका था नॉर्थ कोरिया का, तो स्मगलिंग का काम किया करता था। बहुत सारे सामान, वो कपड़े, सिगरेट, चीनी, मेटल, ये चाइना से वो स्मगल करके नॉर्थ कोरिया में लाता और चुपचाप लोगों को बेचता, और कुछ नॉर्थ कोरिया से चाइना में स्मगल करता और वहाँ के लोगों को बेचता। एक दो बार पकड़ा गया, उसे सजा भी हुई। तो उसे लगा कि अब वो नजर में आ गया है किम जोंग उन के सरकारी मुलाजिमों और वहाँ की सेनाओं के, तो अब इसलिए यहाँ रहना मुश्किल है, तो यहाँ से भागना चाहिए और कम से कम अपनी बीवी बेटियों को तो यहाँ से निकालना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी 16 साल की एक बेटी, उस वक्त वो बड़ी थी और योनमी थोड़ी छोटी थी, तो उसने अपनी उस बड़ी बेटी को उसी जो उसका रास्ता था स्मगलिंग का, उसी रास्ते से कुछ ब्रोकर, कुछ दलालों के जरिए उसने नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर से उसको पार करा दिया। अब वो उसकी बहन वहां पहुंची और फिर वहां से निकलकर वो साउथ कोरिया पहुंच गए। वो लड़की थी, उसको अच्छा ब्रोकर मिला, उसने जो वादा किया पूरा किया, पैसे लेकर उसे नॉर्थ कोरिया से पहले चीन ले गया, फिर चीन से उसको साउथ कोरिया पहुंचाया। तो नॉर्थ कोरिया से सिर्फ एक अकेली ये लड़की नहीं भागी। कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर एक और लड़की की कहानी है, द गर्ल हु एस्केप्ड नॉर्थ कोरिया। बड़ी मार्मिक कहानी है ये। एक और लड़की जो नॉर्थ कोरिया से भागी थी, द गर्ल हु एस्केप्ड नॉर्थ कोरिया। तो ये कहानी आप कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक बेहद तेजी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है
तो अब आपके लिए कोको एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल है, बल्कि 5000 से ज्यादा हैं, बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर बताना। जब बहन चली गई तो इसके बाद अब योनमी और उसकी माँ की बारी थी। 2007 में बड़ी बहन गई थी। अब उसके बाद ये लोग इंतजार कर रहे थे कि हम भी जाएं। कुछ वक्त बीता और आखिरकार एक दिन बाप ने कहा कि एक डील हो गई है और तुम दोनों यहाँ से अब बॉर्डर क्रॉस कर लो। चोरी छुपे बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते दोनों माँ बेटी नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में पहुंचती हैं। लेकिन योनमी अपने बड़े बहन की जैसी खुशनसीब नहीं थी। बॉर्डर तो पार कर गई, लेकिन जिस ब्रोकर के थ्रू इन लोगों ने बॉर्डर पार किया था, उस ब्रोकर की नीयत डोल गई। बॉर्डर पार करते ही अब वो ब्लैकमेल करने लगा। उसने योनमी से कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ठीक, वरना मैं यहाँ के चीन के अधिकारियों को बता दूंगा और फिर तुम जेल जाना पड़ेगा इलीगल, और या तुमको वापस भेज देंगे नॉर्थ कोरिया, फिर तो तुम्हारी सजाए मौत पक्की है। तो घबरा गई। अब वो उसके साथ रेप करना चाहता था। माँ सब ये सुन रही थी। माँ उसके आगे गिड़गिड़ाती है, कहती मेरी बेटी को बख्श दो, बहुत छोटी है। फिर सौदा ये होता है कि बेटी के एवज में माँ अपने आप को आगे कर देती है। वो हैवान ब्रोकर उसकी माँ की इज्जत के साथ खेलता है और फिर उसकी माँ को एक दूसरे शख्स को बेच देता है। चूंकि माँ बेटी डरी हुई थी कि अगर ये इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वापस नॉर्थ कोरिया भेजेंगे, फिर वहां जिंदगी ही नहीं है। तो फिर जब जिंदगी नहीं है तो फिर इज्जत का क्या करें। समझौता कर लिया। अब यहाँ हैवानियत का खेल शुरू हुआ योनमी के ऊपर। एक छोटी बच्ची, उस वक्त उसकी उम्र थी करीब 13 या 14 साल। अब उस ब्रोकर को लगा कि माँ को तो बेच दिया, अब उसने योनमी के साथ जुल्म ढाना शुरू किया। लगातार उसके साथ जबरदस्ती करता और ये कहकर करता कि देखो तुम मेरी बात मान लो, मेरे साथ रहो, बीवी का दर्जा नहीं दूंगा पर रखूंगा, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास साउथ कोरिया भेज दूंगा और तुम्हारी माँ को भी, पूरी फैमिली एक साथ हो जाओगी। कुछ वक्त के बाद सब्र किया योनमी ने, उसके साथ रही, अपने आप को नुचती खसोटती देखती रही। लेकिन फिर उसने बहुत दिनों बाद, शायद उसका मन भर गया, उसने वादा पूरा किया। अब उसने उसके बाप को भी उसी रास्ते से चीन बुला लिया, बॉर्डर पार करके नॉर्थ कोरिया से। अब पूरा परिवार नॉर्थ कोरिया पार कर चुका था। बाप योनमी के पास आता है। सामने वाले उस दलाल का मन भर चुका था। वो माँ बेटी को बुलाता है। उसके बाद बाप के साथ उनको एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक एनजीओ के तौर पर काम कर रही थी वहाँ पर, उनके पास भेज देता है और कहता है कि ठीक है, अब तुमको हम आज़ाद करते हैं। अब तीनों बाप माँ बेटी सभी आज़ाद थे। वो ऑर्गेनाइजेशन इनको फिर चीन से मंगोलिया ले जाती है और मंगोलिया जाने के बाद ये तीनों वहाँ से साउथ कोरिया पहुँचते हैं एक शरणार्थी के तौर पर। साउथ कोरिया के बहुत सारे लोग ऐसे जो तकलीफ में थे, जो अपनी जान बचाकर निकले, उनकी मदद कर रहा था। करीब 7 साल के बाद माँ और दोनों बेटियां, इनका मिलन होता है साउथ कोरिया में। बाप भी वही, साउथ कोरिया सरकार ने इनकी मदद की। तीनों ने वहाँ नए सिरे से अपनी जिंदगी को बसाना शुरू किया। बड़ी बहन और माँ और बाप ने तो सब कुछ समझौता कर लिया था, लेकिन छोटी बेटी यानी यनमो यार्क
के जहन में वो सारी चीजें ताज़ा थी जो उसके साथ चीन में हुआ और उससे पहले जो बरसों उसके और उसके बाकी उसकी जैसी लड़कियों के साथ नॉर्थ कोरिया में हुआ। उसने कहा कि नहीं, अब वो साउथ कोरिया में खामोश अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी, बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ेगी, पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताएगी। इसके बाद सबसे पहले उसको आयरलैंड डबलिन में मौका दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक ह्यूमन राइट्स समिट में 2014 में उसने वहाँ नॉर्थ कोरिया की सच्चाई बताई कि इस दुनिया के नक्शे पर नॉर्थ कोरिया के अंदर जो होता है उसकी सच्चाई 2% भी बाहर नहीं आती है। उसकी जब सच्चाई सुनी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद अब उसे हर फोरम पर इनवाइट किया जाने लगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जनरल स्टडीज ने इस डबलिन के उसके भाषण को सुनने के बाद इनामो याक को अमेरिका आने की दावत थी। वो वहाँ पहुंची और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को अपने यहाँ रखते हैं जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनामो अब वहीं रहने लगी। एक अमेरिकन लड़के से प्यार हुआ, उसको उसकी सारी कहानी मालूम थी। दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। दोनों ने शादी कर ली, उनका एक बेटा हुआ और अभी ये तीनों शिकागो में बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन बाहर आने के बाद यूनामो ने क्या खुलासा किया था, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक वक्त कोहराम मचा। तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने उसको प्रमुखता से छापा, दिखाया और ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बुलाया और उसकी जुबानी नॉर्थ कोरिया की कहानी सुनी। तो अब बारी उसी कहानी को सुनाने की है। कहानी प्लेजर स्क्वाड की। यूनामो ने जो कहानी सुनाई वो सिहरन पैदा करती है। प्लेजर स्क्वाड पूरे नॉर्थ कोरिया के उन तमाम, खास तौर पर स्कूलों में, क्योंकि वहाँ कम उम्र की लड़कियां पढ़ती हैं, ये उन लड़कियों के शोषण की कहानी है। और उनमें से एक की यूनामो थी, लेकिन खुशनसीब थी कि कुछ वजहों से वो बस खुद को लुटाने से बच गई। जो उसने खुलासा किया उसमें यह है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के जो दादा थे, किम जोंग इल, उस दौर से एक परंपरा चली आ रही है और वो है प्लेजर स्क्वाड की परंपरा। 70s के दौर में जब किम जोंग इल के पिता बीमार पड़े तो किसी ने उससे कहा कि अगर कम उम्र की लड़कियों को इनके साथ रखोगे तो इनकी उम्र बढ़ेगी। उसके बाद उसने तलाश करना शुरू किया। नॉर्थ कोरिया के जितने भी स्कूल थे अपने लोगों को भेजा और वहाँ चुन चुन कर एक लड़कियों को चुना जाता। उन तमाम लड़कियों में से कुछ को सिलेक्ट करते, लेकर आते, लेकिन उस सिलेक्शन में कुछ शर्तें थी। एक कि वो नॉर्थ कोरिया के लिए वफादार लड़कियां हों, उनका कोई परिवार का सदस्य साउथ कोरिया में न रहता हो और वहाँ जो किम जोंग की पूरी सल्तनत चली आ रही है वो उससे बगावत न करें कभी। इन सब के बाद खूबसूरत होनी चाहिए, उनके पूरे जिस्म में कोई दाग नहीं होना चाहिए और वो कभी सवाल न पूछे। तो किम जोंग उन के जितने भी सरकारी अफसर, वो तमाम लोग पूरे साल स्कूलों का दौरा करते हैं और एक एक लड़कियों को देखते हैं ताकि कोई खूबसूरत लड़की उनकी नज़रों से छूट ना जाए। फिर उनमें से वो हर बार 25 लड़कियों को कई दौर के सिलेक्शन के बाद फाइनल करते हैं और आखिर में उन 25 लड़कियों को किम जोंग उन या उससे पहले
उसके फादर, उसके दादा के सामने परोसा जाता था। ये सिलसिला 1970 से चला रहा था। यूनामो याद के मुताबिक उसको 2 बार सिलेक्ट किया गया। पहली बार उसको जब सिलेक्ट किया गया तो उसे मालूम था कि अब उसकी जिंदगी क्या होनी है, क्योंकि वहां पर प्लेजर स्क्वाड के बारे में सब जानते थे। लेकिन उसका किस्मत ने साथ दिया। जब पहले फेज में उसको चुना गया, अब सेकंड फेज में जाना था, तो उसकी फैमिली स्टेटस बीच में आ गई, क्योंकि वो एक गरीब थी। फादर के बारे में पता था कि ये स्मगलर है, चाइना बॉर्डर के साथ छोटी मोटी चोरियां करता है। तो किम जोंग उन के महल तक पहुंचने के लिए स्टेटस फैमिली बहुत जरूरी थी, कि थोड़े हाई स्टेटस से हो, फैमिली बेदाग हो, साउथ कोरिया से कोई मतलब नहीं हो। तो जब फैमिली स्टेटस पता चला तब उसे साइड कर दिया गया। उसी के कई दोस्तों को उनमें से एक कर कई स्टेज में फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ था। जो पूरे सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, जो बताया यूनामो ने, वो ये है कि पहले तो सबसे 1000 लड़कियों में से वो करीब 200 लड़कियों को चुनते हैं। फिर उन 200 लड़कियों को ले जाने के बाद उनको एक एक बारीकी से उनका मुआयना होता है, फैमिली स्टेटस, बैकग्राउंड, रिकॉर्ड, क्रिमिनल्स, साउथ कोरिया का रिलेशन, ये सब चेक किया जाता है। जब सब चेक हो जाता, उसके बाद फिर उनके जिस्म पे दाग देखे जाते, उसमें से भी कई लड़कियों को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आखिर में जो सबसे खूबसूरत 25 लड़कियां होती, उनको फाइनल ट्रेनिंग दी जाती। और उनको ट्रेनिंग देने के बाद इस प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता। प्लेजर स्क्वाड की शर्त यही थी कि इसमें सिर्फ 25 लड़कियां होंगी। उसके बाद जब ये प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा हो जाती, तो फिर इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती, उठने की, बैठने की, बात करने की, कपड़े पहनने की। और जब सब कुछ हो जाता, तो फिर इन 25 लड़कियों को 3 अलग अलग स्टेज पे काम करना होता। पहला, इन्हें जो भी किम जोंग उनके या उनके बड़े सरकारी अफसरान, आर्मी के लोग, उनको खुश करना। दूसरा, उनके लिए म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें करना। और तीसरा, फिर एक सेक्स स्लीप की तरह परोस दिया जाना, अलग अलग बड़े बड़े कमांडर अफसरों के आगे। और ये सारी एक मुद्दत में होती है, एक टाइम फ्रेम के अंदर होती है। जब ये तीनों चीजें हो जाती, और उसके बाद अब ये होता कि काफी दिन हो गए, क्योंकि प्लेजर स्क्वाड हर बार रिन्यू होना था, हर साल। तो फिर लगता कि अब ये किसी काम के नहीं है। तो फिर जो किम जोंग उन के महल के बॉडीगार्ड या फिर सरकारी या फौजी अफसरान, बड़े बड़े उनके जो बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड होते, उनसे कहा जाता अब तुम इनसे शादी करो। अब सोचिए, एक बॉडीगार्ड, उसे पता है कि इन लड़कियों के साथ क्या जुल्म हो रहा, हालांकि वो भी उसका पार्ट है, आवाज उठाएगा नहीं क्योंकि जान जाएगी। तो जब सब कुछ हो जाता, तो फिर उनके सर बांध दिया जाता और कहा जाता कि अब तुम लोग इससे शादी करो। दो लड़कियां, जो खुलासा किया इसने, यूनामो ने, कि वहां जाने के बाद जब उनको जानवरों की तरह नोचा खसोटा जाता, एक एक दिन में कई कई मेहमानों के सामने परोस दिया जाता, तो उन्हें लगता कि इससे अच्छा तो मौत है, गले लगा लो। अगर किसी ने मरने की कोशिश की तो उसको मारते तो थे, लेकिन और तकलीफ दे मौत देकर। जिन लोगों ने वहां से निकलकर भागने की कोशिश की, उन लड़कियों का कभी पता नहीं चला। जिन लोगों ने इन सारी चीजों से हार कर गार्ड, बॉडीगार्ड से शादी कर ली, उनके परिवार वालों ने उन्हें जिंदा देखा।
और जो नहीं इन सारी चीज़ों को जिन्होंने माना, उनकी शक्ल उनके घर वालों ने कभी नहीं देखी। यूनामो सिर्फ इस मामले में लकी थी क्योंकि उसके फादर का रिकॉर्ड ठीक नहीं था और उसका फैमिली स्टेटस इतना हाई नहीं था। जो दूसरी इसमें कहानी है वो ये है कि फैमिली स्टेटस को देखते हुए वहाँ के जो बड़े ताकतवर लोग हैं नॉर्थ कोरिया में, उनके अपने परिवार तक नहीं बचे। उनके परिवार की लड़कियां भी अगर किसी स्कूल में हैं और ये जो प्लेजर स्क्वाड चुनने वाली जो कमेटी है, वाकई कमेटी होती है, उसमें मेंबर होते हैं जिसमें सारे मार्किंग देते हैं कि ये इस लड़की में अगर इतने नंबर हैं तो ये परफेक्ट है। उनके सीनियर्स को भी पता नहीं होता कि ये हमारे बॉसेस के घर की बच्चियां हैं, लेकिन वो अपनी कमेटी है, कमेटी के कुछ उसूल है, उसी हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें आई कि जब इन लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड में बना लिया गया और उसके बाद किम जोंग उन के महल में इनको पेश किया गया और फिर बड़े बड़े अफसरों के सामने उनको परोसा जाना था या उनका डांस और बाकी चीजें हो रही थी, उनसे कई बच्चों के बाप उसी महफिल में शामिल थे और उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बच्चियां यहाँ आई। वो किसी और तफरीह और मनोरंजन के लिए पहुंचे, लेकिन मुंह नहीं खोल सकते, इसलिए उन्हें मालूम है किम जोंग उन के सामने मुंह खोलने का मतलब है सिर्फ मौत। ऐसी हजारों लड़कियां प्लेजर स्क्वाड की किम जोंग उन के इस महल में भेजी गई, परोसी गई, और इनमें से कितनी गायब हो गई, कितनी दुनिया में नहीं है, किसी को नहीं पता, न किसी ने सुध ली, यहाँ तक कि उनके माँ बाप ने भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को भी पता है मुंह खोलने का मतलब सिर्फ मौत है। जब ये सारी कहानी यूनामा ने दुनिया के सामने रखी तो एक अपील की थी ह्यूमन राइट के जितने भी करता धरता या दम भरने वाले लोग हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, UNHRC हो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन हो, कि आप लोग बातें तो बहुत करते हैं, पर एक एक बार जाकर करीब से झांक कर देखिए कि इंसान इसी इंसानों की दुनिया में किस तरह और कैसे कैसे रह रहा। एक लड़की की आप बीती थी, सैल्यूट है ये नामों को, जिसने इतने सब कुछ सहने के बाद खड़ी रही, डटी रही और आज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बात किम जोंग उन तक पहुँचे। उसने इसी वजह से अपना एक YouTube चैनल खोल रखा है और उस YouTube चैनल के जरिए वो नॉर्थ कोरिया की ही सारी बातें करती है और नॉर्थ कोरिया के लोगों को जगाने की बात करती है। और उसका ये कहना है कि मुझे यकीन है कि मुझे इसी मौत से पहले नॉर्थ कोरिया में बदलाव देखूंगी और मैं एक बार वापस अपने घर नॉर्थ कोरिया जाऊंगी। हालांकि फिलहाल वो शिकागो में। इसी नॉर्थ कोरिया के बारे में, ये तो सिर्फ प्लेजर स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया कभी फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करती थी। 1966 में पहली बार कोई एशियन टीम थी जो वर्ल्ड कप फीफा में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए। तब इटली को नॉकआउट कर दिया था नॉर्थ कोरिया ने और एशिया की पहली टीम थी जो फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। तो पूरी दुनिया ने कहा ये क्या हो गया, इटली जैसे टीम को नॉर्थ कोरिया ने बाहर कर दिया। बड़ी मतलब ये था कि अब जश्न होगा, इससे अच्छी टीम कुछ नहीं। 1966 की बात है। लेकिन फिर अगला मैच पुर्तगाल से वो हार गए, शायद 3-2 का स्कोर था। जैसी ही हारी, लगा नॉर्थ कोरिया की टीम को इस बार जाएंगे तो उस वक्त जो किम जोंग इल स्वागत होगा, बड़ी खुशी होगी। बट वहां जब पहुंचे तो इन सारे फुटबॉलर को सजा दी गई। सजा दी गई
कि तुम हार कैसे गए, तुम 3-2 से कैसे हार गए। और उसके बाद जो मैनेजर है उसको कहा गया कि अब तुम लेबर का काम करोगे। मैनेजर से मजदूरी कराई गई, फुटबॉलरों को सजा दी गई, पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया, और कहते हैं कि उनमें से कई तो ऐसे थे जो गायब हो गए। सेम उसके बाद एक और वर्ल्ड कप में जब नॉर्थ कोरिया की टीम पहुंची तो वहां पर उसने शुरू के 3 मैच खेले थे। तो नॉर्थ कोरिया को ये लगा था कि यार ये मैच तो टीम इतना अच्छा खेलेगी नहीं, और पहला ही मैच ब्राजील से था। इत्तेफाक से ब्राजील से 2-1 से सिर्फ हारी, इनको लगा था 8-10 गोल से हारेगी। तब वहां पे मैच लाइव नहीं दिखा रहे थे। तब फिर किम जोंग ने ऑर्डर दिया कि नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, अगला मैच लाइव दिखाएंगे। बदकिस्मती देखिए, नेक्स्ट मैच जो था वो पुर्तगाल से था, पुर्तगाल रोनाल्डो वाली टीम, और नॉर्थ कोरिया 7-0 से हार गई। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो था वो आइवरी कोस्ट से था, 3-0 से हार गई। ब्राजील से इतना अच्छा खेलने के बावजूद जब ये दोनों मैचें हार गई तो फुटबॉल खेलने वाले ये तमाम खिलाड़ी इस उलझन में थे कि घर कैसे जाए। वहाँ एक जब भी फीफा वर्ल्ड कप या बाकी चीज़ों के लिए वहाँ की टीम निकलती है तो उनके बड़े सारे गाइडलाइंस होते हैं, बताया जाता है वहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, किसी अनजान देश के लोगों से नहीं मिलना है, ग्राउंड पे भी खेलना है तो अपने खिलाड़ियों से बात करना है, अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोलना है, अपने हुक्मरान के बारे में कुछ नहीं बोलना है, और सीधे मैच ख़त्म, जो कुछ ख़त्म, वापस यहाँ आना है। किसी और ख़ासतौर पर साउथ कोरिया की टीम के साथ तो आपको घुलना मिलना ही नहीं है, ना साउथ कोरियन के साथ। अब एक मौका ऐसा आया था जब इन लोगों को लगा कि इस हार के बाद शायद वहाँ सज़ा मिलेगी या फिर मार देंगे। बहुत सारे प्लेयर ने मिलकर तय किया कि नॉर्थ कोरिया लौटते ही नहीं है, बच जाएंगे। लेकिन जो उनके मैनेजर और साथ में जो टीम के मेंबर चलते हैं उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि देखो आसान नहीं है, तुम तो नहीं लौटोगे, तुम्हें कोई भी शरण दे देगा, लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली नॉर्थ कोरिया में है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे नानी दादी, भाई बहन, बच्चे, रिश्तेदार, वो एक एक को मार देगा। तो तुम्हें एक अपनी पूरी फैमिली के 8-10 लोगों को मरते हुए देखना है या फिर तुम्हें अकेले और उनको जीते हुए, फैसला तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं हर फुटबॉलर ने तय किया चलो खुद की कुर्बानी देते हैं, फैमिली को बचाते हैं, वापस लौट कर आए नॉर्थ कोरिया में। बहुत सारे फुटबॉलर तो गायब हैं, कुछ फुटबॉलर तो ऐसे गायब हुए कि खुद फीफा ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई। उनको जब कंप्लेंट मिली और उन्होंने पूछा कि फुटबॉलर कहाँ हैं, आज तक पता नहीं। नॉर्थ कोरिया रहस्यों का देश है और इन्हीं रहस्यों को अब यूनामो याक बाहर निकल कर एक एक कर उससे पर्दा हटा रही है। पता नहीं अभी और कितनी कहानियां होंगी इसमें, लेकिन वाकई अजीब देश और अजीब शासक है और उसके अजीब शौक है। पूरे नॉर्थ कोरिया में हेयर स्टाइल वही होता है जो किम जोंग उन का होता है। किम जोंग उन से हट कर अगर किसी ने अपने बाल कटा लिए, जेल उसका इंतजार करती है। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हमारे सीनियर कैमरामैन कृपाल सिंह जी, जिनके साथ में इराक गया था, मौसूल गया था, बड़े अच्छे इंसान है, जिनका मैंने खाना खाया था वहाँ पे, वो ले गए थे वेज और मैं भी वेजिटेरियन बन गया तो उन्होंने खूब खिलाया। तो उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ और उनकी धर्मपत्नी यानी पूनम सिंह जी का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे भाभी, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और इनके दोनों
लायक बहुत बेटे भी हैं। शिकारपुरी भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भी विश कर दीजिए, तो विनोद शिकारपुरी भी पूनम भाभी आपको विश कर रहे हैं। एंड कृपाल भाई, एंजॉय योर डे, पार्टी बाद में दे दीजिएगा। सर्वेश निर्मल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सर्वेश जी। और ये यूपी पुलिस में है, तो सर्वेश भाई कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। एंड हैप्पी बर्थडे।